और कॉमर्स के लौंडो कैसे हो आप सब। वो यही करता हूँ कि आप सब ठीक ही होगे, कॉमर्स का तो ठीक ही है। ठीक है, आज है ना बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है अकाउंटेंसी की वो देखेंगे। जो सीबीएसई की बुक है उसके अकॉर्डिंग 20 टर्मिनोलॉजी है, पर मैं 24 मान कर चलता हूँ, 24। ठीक है, 20 है, 24 मान के चलता हूँ क्योंकि उसके अंदर दो हैं, एक असेट्स और एक लायबिलिटी। इनके दो दो टाइप हैं तो वो मिला के 4 हो जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जो पहली जो 10 टर्मिनोलॉजी है ना वो करेंगे। वैसे 12 हो जाएंगी वो, क्योंकि उसके अंदर दो लायबिलिटीज़ और असेट्स तो पहले ही हैं। ठीक है, तो वो समझाऊंगा मैं। तो जितने भी लौंडे ध्यान रखना इस चीज़ का, ये अगर आ गई ना पूरी आगे कॉमर्स सेट है। ठीक है, तो करते हैं इसको आगे। सबसे पहला जो है टर्मिनोलॉजी, सबसे पहली बेसिक टू बी बेसिक, वो है एंटिटी। ठीक है, एंटिटी एंटिटी का क्या मतलब होता है। एंटिटी मीन्स अ थिंग दैट हैज़ अ definite individual एग्जिस्टेंस। एंटिटी का मतलब अब देखो ध्यान से समझो। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसका एक डेफिनाइट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, अलग से ही उसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, जैसे कंपनी कोई भी ले लो, एक कंपनी है, वो एक एंटिटी कहलाती है क्योंकि उसका एक अलग एग्जिस्टेंस है। जैसे एक मान लो कंपनी अपनी होगी पार्ले जी की। ठीक है, ब्रिटानिया, पार्ले जी ब्रिटानिया। तो पार्ले जी जो है वो अलग पार्ले की कंपनी है। ठीक है, पार्ले कंपनी की है प्रोडक्ट पार्ले जी। ठीक है, और ब्रिटानिया एक अलग कंपनी है। ठीक है, दोनों की अलग अलग एग्जिस्टेंस है कि नहीं। तो ये होगी आपकी सबसे पहली एंटिटी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे में क्या है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन का पहले देखते हैं। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू between two or more entities। ठीक है, it can be a cash transaction or credit ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब समझे इसको। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो है वो एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर दो लोगों के बीच में दो आइडेंटिटी, जैसे मान लो एक पार्ले जी, मैंने आपको बताया था एक पार्ले जी प्रोडक्ट है पार्ले का। ठीक है, और मान लो एक कंपनी है, एक मॉल है बिग बाज़ार। ठीक है, वहाँ पर पार्ले की कंपनी के थ्रू उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, वो कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। दो टाइप के ट्रांजैक्शन हो गए इसके अंदर, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट मतलब कि आपने कोई चीज़ सामान ले लिया उनसे और उनको जो पैसे हैं एक मंथ, जैसे क्रेडिट कार्ड से अगर आप पे करते हो कहीं पर भी, तो वो आपको 41 या 42 डेज़ देते हैं कि आप इस इतने पीरियड के अंदर वो पैसे जो हैं बैंक के अंदर जमा करवा सकते हैं। ठीक है, पे नाउ पे लेटर। ठीक है, पे नाउ फॉर द थिंग विच यू वांट एंड पे लेटर फॉर द थिंग विच यू हैव परचेस्ड। ऐसा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के अंदर चलता है। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन मतलब अभी तुमने जो चीज़ ली उसके पैसे अभी ही दे दो। ठीक है, तो वो होता है एक ट्रांजैक्शन, दो आइडेंटिटीज़ के
बीच में, ठीक है। थर्ड की तरफ चलते हैं। मेरे को पता है यार तुम लिखना तो चाहोगे नहीं, क्योंकि मैंने भी कॉमर्स करी है, मैं लिखना तो कतई नहीं चाहता था। तो सीबीएसई वालों अपनी बुक खोल लो, बुक के अंदर ही बीच में आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी दी होगी, उसको खोल के रखोगे अपने सामने तो और थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारा है असेट्स, मेन थिंग ऑफ द होल कॉमर्स क्लासेस, ठीक है। कॉमर्स के अंदर अगर आप क्लासेस लगा भी रहे हो तो आपको अगर असेट्स के बारे में पता है तो आपने कॉमर्स को जीत लिया है। असेट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके पास है। मान लो आप जिस मोबाइल के अंदर ये वीडियो देख रहे हो, कंप्यूटर में, लैपटॉप में देख रहे हो, वो आपकी एक असेट्स, यू ओन दैट थिंग, ठीक है। पेन है, पेन, ये मेरा पेन जो है ये मेरी एक असेट है, ठीक है। तो असेट्स, अब देखते हैं इसका। असेट आर economic resources of an enterprise that can be use, usefully expressed in monetary terms, ठीक है। assets are items of value used by the business in its operation, ठीक है। एसेट्स एक ऐसी इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब असेट्स जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्स हैं एक एंटरप्राइज के लिए, जो कोई मॉनेटरी टर्म्स के अंदर बता सकते हैं। देख, जैसे नॉर्मल सी बात है, मैंने एक फैक्ट्री लगाने के लिए प्लॉट खरीदा, प्लॉट के अंदर मैंने कम से कम तो भी अपना 1 करोड़ लगा दिया, ठीक है। 1 करोड़, तो वो जब मेरी जो आएगा कि आप मैंने पैसा कहाँ कहाँ खर्च किया है, तो उसके अंदर दिखेगा कि 1 करोड़ की मैंने ये एक असेट, एक प्लॉट खरीदा है फैक्ट्री लगाने के लिए, ठीक है। वो कैसे? असेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू। असेट्स जो है वो आइटम है वैल्यू के लिए, यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। अब उसको बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उसकी ऑपरेशंस करने के लिए, लाइक देख, जैसे मैंने एक पेपर प्लेट की एक मिल लगा ली, ठीक है। तो जो पेपर बनता था, पेपर मेरे यहाँ बनता था और वो आगे जाके सप्लाई होता था। तो जो पेपर बनता था उसके लिए जो प्लॉट है, प्लॉट को मैंने यूज़ किया, ठीक है, ऑपरेशंस किए उसके अंदर कि मैंने ये अपना काम किया। तो असेट्स जो हैं वो 2 टाइप के हैं, ठीक है। पहला है, देखो ऐसे लिखते हैं इसका ना, स्टार कर देते हैं यहाँ पे। असेट्स कैन बी broadly expressed या classified into 2 types। क्या क्या है? फिक्स्ड assets and करंट असेट्स। 2 टाइप के, फिक्स्ड और करंट, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं? तो फिक्स्ड असेट्स की जो है हमारी डेफिनेशन वो है, दीज असेट्स आर held
on a long term basis, ठीक है, such as land, building, machinery, plant, furniture, and these assets are used for the normal operations of the बिजनेस, ठीक है। तो ये क्या है, जो फिक्स्ड एसेट्स जो हैं ये आपके पास फिक्स्ड रहते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। जैसे मान लो एक मशीनरी होगी, ठीक है, मशीनरी की तो आपको यूज़ करनी है। फर्नीचर, ठीक है, ये 10-10 साल तक फर्नीचर की अगर आपकी जो आपने लगवाया है जो उसकी कुशन्स हैं वो ख़राब नहीं हुई तो वो 10-10 साल चलते हैं, ठीक है, ऐसा रहता है। तो ऑपरेशंस के लिए फिक्स्ड असेट्स जो हैं वो आपके रहते हैं, ठीक है। these assets are used for the normal operations of the business, ठीक है। दूसरा क्या रहता है हमारा, करंट असेट्स। एक किस टाइप के असेट्स रहते हैं, these assets are held for short term basis such as debtors bill, bill receivable, stock, temporary, marketable, सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये जो करंट असेट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसे आपने किसी से पैसे ले लिए, ठीक है, और बिल मतलब पैसे दे दिए और आपने बोला कि चल भाई तू क्रेडिट कर दे मेरे को अभी और मैं तेरे को बाद में पैसे दे दूँगा, ठीक है। तो उसने अपनी बिल के अंदर लिख लिया कि भाई क्रेडिट है इतना इतना, तो 1 मंथ के बाद दे दूँगा या ले लूँगा, ठीक है। आपके पास कोई आया, किसी ने आपसे सामान ले लिया, तो ऐसा ये करंट असेट्स होते हैं, ठीक है। स्टॉक हो गया, स्टॉक कैसे हो गया हमारा, जैसे मैंने एक कंपनी है जैसे पार्ले कंपनी है, पार्ले से पार्ले जी के कुछ 5,000 के बिस्किट्स ले लिए फॉर सम पार्टी, फॉर सम फंक्शंस, ठीक है, पार्टी ऑर्गेनाइजर टाइप का हूँ मैं। तो मैंने जो वो लिए तो मैंने उनको बोला कि भाई क्रेडिट पे अभी दे दो, तुमको पैसे दे दूँगा, वो करंट असेट्स हो गए मेरे, ठीक है। या मैंने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली, कोई मेरे पास आ गया, यार भाई थोड़ा ऐसे करते हैं तेरे को बाद में पैसे दे दूँगा, तो वो मैंने अपनी बुक के अंदर लिख लिया और मैंने उसको सामान दे दिया, तो वो मेरा करंट असेट्स है, ठीक है। ये हो गए 2 टाइप के असेट्स। अब चलते हैं फोर्थ के ऊपर, जो कि है हमारा क्या, लायबिलिटी, ठीक है। सब्सक्राइब करवा दो यार लौंडो चैनल को, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब। जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है क्या है हमारा, लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटीज क्या है, वो एक ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। लायबिलिटीज आर obligations or debts that an enterprise has
to pay at some time in the future. They represent creditors claim on the firm assets. लायबिलिटीज एक वो चीज़ है जो कि एक एंटरप्राइज को, मतलब जैसे कंपनी ओनर को पे करना है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर के अंदर. दे रिप्रेजेंट क्रेडिटर्स क्लेम ऑन द फर्म असेट्स. ठीक है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जो कि आपको पैसे देंगे. ठीक है, देखो आपको अभी मैंने समझाया करंट असेट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तरीके का क्रेडिट भी होता है. ठीक है, तो क्रेडिट को जो हम पे करते हैं वो होते हैं लायबिलिटीज़. ठीक है, लायबिलिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक पर्टिकुलर समय पे कुछ महीने के बाद, जैसे आपने कुछ एक दोस्त को बोला कि भाई मेरे को 5,000 उधार दे दे, मैं तेरे को अगले महीने की 2 या 3 तारीख को दे दूँगा. तो उसने बोला चल ठीक है भाई तेरे को दे देता हूँ मैं. वो आपकी लायबिलिटी हो गई ऑन द स्पॉट. ठीक है, तो लायबिलिटीज़ भी जो है वो भी आपकी 2 टाइप की हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, सच में मजाक नहीं कर रहा, बड़ी मज़ेदार. ठीक है, अब लायबिलिटीज़ जो है हमारी वो भी दे आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. लायबिलिटीज़ आर क्लासिफाइड एज, एक है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़. ठीक है, ये 2 टाइप की हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़. मैं आपको अभी वर्बल समझा देता हूँ. ठीक है, तो लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज़ क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आर दोज दैट आर यूजुअली पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ठीक है, अ टर्म लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जाम्पल हो गया उसका. ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती है? जो कि 1 साल के बाद पे होती है. जैसे आपने किसी से 2 लाख का अगर लोन ले लिया है बैंक से, ठीक है, तो उस बैंक को आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ लगवा ली, 1 साल के बाद आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं, दीज आर ऑब्लिगेशन दैट आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स बिल पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि कभी आपके पैसे कम पड़ गए आपके पास, ठीक है, तो जिसका भी आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसके अंदर ही ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं. ठीक है, 5th बढ़ते हैं अगले पे. कैपिटल. कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म is known as capital. मतलब कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जो कि एक कंपनी ओनर की थ्रू अपनी फर्म मतलब क्या है? उसका बिजनेस, जो कोई भी बिजनेस कर रहा है उसके अंदर अगर वो जितना पैसा लगाता है वो उसका कैपिटल कहलाया जाता है. ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? 5th हो गया. 6th बढ़ते हैं. 6th है हमारा सेल्स. ठीक है, सेल्स कहता है सेल्स are total revenues from goods or services sold or provided to customers. Sales may be cash sales or credit sales. तो सेल्स क्या होती है? सेल्स एक ऐसी टोटल रेवेन्यूज़ है जो कि गुड्स और सर्विसेज बेचकर, ठीक है, या उनको प्रोवाइड कर कस्टमर्स को,
ठीक है। सेल्स आर टोटल रेवेन्यूज, रेवेन्यूज मतलब जो कि आपने अर्न किया है। रेवेन्यूज़ का मतलब आपको अगला जो 7th वाला मैं आपको समझाऊंगा ना, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हमने कुछ अपनी गुड्स और सर्विसेज, जैसे देखो अगर आपने कोई शॉप लगाई है तो आप गुड्स बेचोगे, सर्विसेज आप तब दोगे जैसे एनजीओ हो गए तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंक हो गया वो सर्विस प्रोवाइड करता है, ऐसे सर्विसेज होती हैं, ठीक है। वो अगर आप प्रोवाइड करते हो किसी अपने कस्टमर को, ठीक है, तो वो होता है। जैसे कस्टमर्स ने आपको कैश के अंदर दे दिए, ले भाई पैसे ले ले, तू मेरे को एक क्या कुछ भी, मतलब जैसे लगा लो पार्ले जी, आप बिग बाज़ार में, बिग बाज़ार के अंदर आपने वो दे दिया, भाई ले ले मेरे से 10-15 रुपये ले ले, और मेरे को 10 रुपये की एक चिप्स का पैकेट दे दे और 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट दे दे। तो वो हो गया आपकी सेल्स, किसकी? बिग बाज़ार की, ठीक है। वो कैश सेल होगी। क्रेडिट सेल कैसी हुई? आप गए अपनी कोई दोस्त की दुकान पर, किराने की दुकान है, उसको बोला कि भाई 10 रुपये की तू एक काम कर, मेरे को एक चिप्स का पैकेट दे दे और 20 रुपये की एक एप्पी का बोतल दे दे मेरे को, ठीक है, और पैसे तो लिख दे मेरे को और मैं बाद में दे दूंगा तेरे को 1-1.5 महीने के बाद। तो वो आपकी होगी क्रेडिट सेल्स उनकी, क्योंकि वो कैश जो है वो उनकी असेट बन गई है। और वो कब देंगे लेंगे? जब आप उनको पैसे दोगे तो वो क्रेडिट से कैश सेल्स के अंदर एक कन्वर्ट होके आप उनकी सेल हो जाएगी, आपका क्रेडिट खत्म हो जाएगा। 7 चलते हैं। रेवेन्यूज, ठीक है। दीज आर द amounts of the business earned by selling its products, ठीक है, और providing services to customers called sales revenue, ठीक है। तो रेवेन्यूज क्या है हमारा? दीज आर अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू कहते हैं उसको। ये चीज़ें जो हैं हमारे पास, जो पैसा आता है जब मैंने कोई चीज़ अपनी बेची या उनको सर्विसेज दी, किन को? कस्टमर्स को, उनको सेल रेवेन्यू कहते हैं। अदर आइटम्स इसके रेवेन्यूज़ के कैसे होते हैं? कॉमन टू मैनी बिजनेस, कॉमन है सभी बिजनेस के अंदर। कैसे? कमीशन, इंटरेस्ट, बोलते नहीं है कमीशन दे दो हमको, इंटरेस्ट दे दो हमारा इसके ऊपर। जैसे एक 5 रुपये का पार्ले का बिस्किट 4 रुपये का अगर किसी दुकानदार को पड़ रहा है तो वो 1 रुपये उसके ऊपर अपना इंटरेस्ट ले लेता है, ठीक है। डिविडेंड्स, ठीक है, नहीं वो होती है कमीशन। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है बैंक के अंदर। जैसे आपने कुछ इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपना बैंक लोन ले लिया, उसके साथ फिर आपको पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट उसके अंदर भी मिल जाता है। जैसे कि ये कुछ आपने बैंक के अंदर पैसे जमा किए हैं तो आपको कुछ % के ऊपर वो आपको दे देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं 2-3 महीने के अंदर, कुछ ऐसा रहता है। डिविडेंड्स होते हैं, रॉयल्टीज़ होती है, रेंट होता है, रेंट रिसीव्ड होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। उनको भी एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू का एक और चीज़ है। देखो रेवेन्यू is also called as income, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा है, मैच द फॉलोइंग में आते 11th के अंदर ही ध्यान रखना, ठीक है। 8th की तरफ चले तो 8th क्या कहता है भाई? एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या है? कॉस्ट incurred by a business in the process of earning
revenue are known as expenses। ठीक है, ये SES हो गया गलती से, CES है एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या है? कॉस्ट जो इनकर्ड हुई है एक बिजनेस के अंदर इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। रेवेन्यू अर्न करते करते उनको जो पैसा खर्च हुआ है आर नोन एज एक्सपेंसेस। रेवेन्यू इनकम अगर करने के लिए देखो, अगर मैंने एक वर्कर रखा, वर्कर को मैंने जैसे एक नॉर्मल सी मान लो एक छोटी मोटी चीज़ है, कोई एक बिज़नेस है, उसने अपना जैसे वो नहीं बोलते आजकल लोग आते हैं जो इंसेंस स्टिक होती हैं, है ना, इंसेंस स्टिक्स लेने के लिए, अगरबत्ती जो तुम बोलते हो, ठीक है, अगरबत्ती लेने की अगर एक छोटी सी किसी बिज़नेस, एक छोटा सा मिनी बिज़नेस चालू किया है, तो उसने क्या किया, अपने बंदे को एक किया कि ले भाई तू, तेरे पास ये 30 पैकेट मैंने दिए हैं, इनको सबको बेच के, तो देखो जो बंदा है वो उसके खाने पीने का खर्चा जाएगा, तो मतलब मानना तो पड़ेगा ही भाई, बाइक पे जाएगा या किसी गाड़ी, कोई ना कुछ तो करेगा, उसके पैसे, तो वो होते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस, मतलब पैसे जो एक बिजनेस ने लगाए इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग इन रेवेन्यू, अपने इनकम अर्न करने के लिए, ठीक है, उनको एक्सपेंसेस कहते हैं। 9th चलते हैं, सेकेंड लास्ट। 9th क्या है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या है हमारा? स्पेंडिंग मनी और incurring a liability for some benefit या सर्विस और प्रॉपर्टी received is called expenditure। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हमने कुछ पैसे इनकर किए या लाइबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, कुछ बेनिफिट के लिए, जैसे मान लो मैंने किसी से लाइबिलिटी ले ली, ठीक है, किसी एक बिजनेस ने, मैंने मतलब है किसी एक बिजनेस ने, ठीक है, ये थोड़ा समझ के रखना। इस कॉमर्स के अंदर जितनी भी बातें होंगी हमारी, वो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ही होंगी। ठीक है, तो कुछ भी है, मैंने कुछ पैसे ले लिए, ठीक है, कुछ बेनिफिट के लिए या कुछ सर्विस या कुछ प्रॉपर्टी रिसीव्ड, मतलब किसी भी एक चीज़ के लिए जो कि बिजनेस के अंदर एसेंशियल है, उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, 10th एंड द लास्ट, जो हमारा 10th वाला है, 10th के अंदर क्या है हमारा? प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या है? द एक्सेस रेवेन्यूज ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स related expenses derive and expenses, ये थोड़ी गलती होगी, ड्यूरिंग, ड्राइव कहाँ से आ गया, ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कितने से कितने तक होता है ये याद रखना, March 31 ऑफ, जैसे मान लो अभी 2020 है, 2022 1
अप्रैल कितना 21, ठीक है, 1 अप्रैल 21 तक, ठीक है। ये रहता है कि अकाउंटिंग ईयर, जैसे अभी इस साल के मार्च 31 से स्टार्ट होएगा, मतलब स्टार्ट 1 अप्रैल से होएगा 2021 के अंदर, ठीक है, और अगले साल जाके मार्च 31 में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल से नया स्टार्ट होएगा, मार्च 31 ख़त्म, ठीक है, ऐसा है अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ऐसे होगा, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट increases the investment of the owners, ठीक है। देखो, प्रॉफिट एक एक्सेस रेवेन्यू है ऑफ अ पीरियड, एक पीरियड के अंदर, ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। एक ईयर के अंदर हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वो आखिरी में आके अपना होता है, पूरा जितना भी सलाह, पूरा जो अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन करके जितना हमारा प्रॉफिट होता है, उसके अंदर से फिर वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, ओनर्स के पास जितना प्रॉफिट आएगा वो पूरा वो अपना लगा देंगे, ठीक है, अपनी प्रॉफिट के लिए ही एक बिजनेस जिंदा है। तो यहाँ पर आपका जो 24 में से 12 तो ख़त्म हो गए, बचे 10, वो 10 हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर करते हैं। तब तक भाई लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करवा दो, चैनल को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।